Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 9. Mr. Ganesh, a salaried person, has three houses, one in Thane, second in Jaipur, and third in Ratlam. Details of flat and house are as follows. Thane flat, 3 BHK flat purchased on April 2001 for 90 lakhs. Afterwards, interior work done in 2006 for 15 lakhs. Mr. Ganesh took a loan of 65 lakhs for purchase of this flat in 2001 and settled the loan amount in 2021. Jaipur house purchased in July 2019, 62 lakhs. Interior work done in September 20 for 10 lakhs. Loan of 15 lakhs was taken for purchase of this house in June 2019. As per the interest certificate, he paid 12 lakhs 543,500 towards principal and interest respectively during previous year 25-26. A Ratlam house purchased in December 2021 for 70 lakhs. Stamp duty value was 65 lakhs. For acquiring this house, he took a loan of 40 lakhs from Canada Bank. Loan was sanctioned on 1st August 2021. He pays EMI of 38,100 per month as per the interest certificate. For previous year 25-26. He paid 60,900 and 3,96,300 towards principal and interest respectively. और ये जो आपके तीनों फ्लैट्स हैं, इनका म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट आपको दे रखा है। और ध्यान रखना, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट है, ये पर मंथ बेसिस में आपको दे रखा है। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा, ये जो जयपुर वाला हाउस है ना, इसका जो डिटेल्स दे रखा है वो अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक ही दे रखा है। देखते हैं क्यों। He sold Jaipur house in 1st January 2026. 1st January 2026 को मिस्टर गणेश अपना जयपुर वाला फ्लैट सेल कर लेता है फॉर 90 lakhs एंड इन्वेस्टेड 15 lakhs इन RECL bond issued by central government on 10th August 2026. Mr. Ganesh is working in Windor Export Private Limited, Mumbai and self-occupied थाने फ्लैट। अच्छा, वो जो थाने वाला फ्लैट है ना, उसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, वो मुंबई के कंपनी में जॉब करता है। अर्नड सैलरी ऑफ 22,50,350 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. He has no other income from any source for previous year 25-26. He has given Ratlam house on rent for financial year 25-26 to Mr. Pratap on monthly rent of 8,500. He has given Jaipur house on rent for a period of April 2025 to June 2025 to Mrs. Madhur on monthly rent of 7,100 and vacate for remaining period from July 2025 to December 2025. Sir, what after December 2025? Sir, December 2025 के बाद 1st Jan 2026 को इस जयपुर वाले फ्लैट को बेच दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर गणेश वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। आपको CII दे रखा है, कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन है, जयपुर वाला फ्लैट सेल हुआ था। अब कंसिडरिंग दिस गिवन सिचुएशन आपको 5 MCQ सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। What would be the NAV of each house for previous year 25-26? ये जो तीन फ्लैट है, तीनों फ्लैट का NAV आपको पूछा है। सर, जो थाने वाला फ्लैट है ना सर, उसका तो NAV नील आने वाला है, बिकॉज थाने वाला फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाई हो रखा है। सो थाने वाले प्रॉपर्टी का NAV नील आने वाला है सर, ये तो अपने को मालूम है। चलो, जो आपका थाने वाला प्रॉपर्टी है सर, उसका NAV आ गया नील। सर, व्हाट अबाउट अदर टू? सर, एक बार स्टार्ट करते हैं, वो अपना रटलम वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। सर, ये जो आपका रटलम वाला प्रॉपर्टी है सर, उसको रेंट में दिया गया है मिस्टर प्रताप को 8,500 मंथली रेंट है। इन दैट केस सर, आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आ गया 8,500। एक बार सर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इन दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी योर GAB, और वहां से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे तो अपने को NAV मिल जाएगा। ठीक है सर, एक बार एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं अपने वो रटलम वाले हाउस का। रटलम वाले हाउस का अगर मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए सर, उसके लिए एक बार फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में से हायर कौन सा है सर? फेयर रेंट हायर है।
अब ये जो हायर वाला फिगर आया, ये हायर वाले फिगर को मेरे को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, एंड उन दोनों में से जो लोअर है दैट विल बी माय एक्सपेक्टेड रेंट। हायर वाला फिगर 7500, इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड रेंट 7300, लोअर वाला फिगर है सर आपका 7300, 7300 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब सर इन दोनों में से हायर है सर आपका 8500, दिस इज योर जीएबी। अब जीएबी से सर मुझे लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स, तो मेरे को मिल जाएगा एनएवी। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये जो तुमने जीएवी कैलकुलेट किया सर, ये तो आपने मंथली बेसिस में कैलकुलेट किया। अब इसको एनुअल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंटू 12 भी तो करना पड़ेगा। 8500 इंटू 12, यह आ गया आपका 1,02,000, दिस इज योर जीएबी। अब ये जीएबी से मुझे म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है सर। साल भर का म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको पेड बेसिस में मिलता है। म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया फॉर रतलाम हाउस 6,909, सो यहां से मैं लेस करूंगा 6,909, लेस करने के बाद जो फिगर आएगा दैट इज माई एनएवी। सर एनएवी कितना आ रहा है रतलाम वाले हाउस का 6,909, सो माई एनएवी इज 95,091, 95,091। सो रतलाम वाले हाउस का मेरा एनएवी आ गया 95,091। चलो सर ठीक है, रतलाम वाले हाउस का हो गया। अब रह गया सर अपना वो जयपुर वाला हाउस। अब जयपुर वाले हाउस का सर जो केस है ना, जयपुर वाला हाउस वाला जो केस है सर, वो फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, एंड फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर सर वो वेकेट है, खाली है। सर इन दैट केस हम क्या करते थे? सर इन दैट केस हम देखते थे, सबसे पहले तो सर हम एक्चुअल रेंट निकालते थे फॉर लेट आउट पीरियड। जिस पीरियड के लिए वो लेट आउट हो रखा है सर, उस पीरियड का जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है सर, सबसे पहले हम वो निकालते थे। एक बार वो निकाल लेते हैं। He has given Jaipur house on rent for a period April 2025 to June 2025. So from April 2025 to June 2025, that is for a period of 3 months, ये जयपुर वाले हाउस को रेंट में लगाया गया था, लेट आउट किया गया था। सो ये 3 मंथ्स का आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है दैट इज 7,100 इंटू 3 AR 21,300। अब सर एक बार वेकेटेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर वेकेटेड रेंट, सर वेकेटेड रेंट क्या है? जिस पीरियड के लिए आपका प्रॉपर्टी वेकेट था, खाली था, आप तो रेंट में लगाना चाहते थे बट आपको कोई टेनेंट ही नहीं मिला, सर वो पीरियड है जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025। सर व्हाट आफ्टर दिसंबर 2025? सर अपना तो प्रीवियस ईयर मार्च 2026 तक है ना सर। This property has been sold on 1st Jan 2026. So यहाँ पर जो अपना वैकेट पीरियड होगा that is July 2025 to December 2025, that is for a period of 6 months. So ये 6 महीने का जो रेंट है, अगर ये 6 महीना मेरा प्रॉपर्टी खाली ना रह के रेंट में लगा होता तो मुझे कितना रेंट मिला होता? 7,100 इंटू 6 दैट इज 42,600। ठीक है सर। अब एक बार इस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट सर हम कैलकुलेट कर लें क्या? एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं सर। आपका एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को इस टेबल में आना पड़ेगा सर। एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। हायर कौन सा है सर? फेयर रेंट 7,000। अब इसको मुझे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब जो हायर वाला फिगर है and standard rent whichever is lower, that is your 7,000. so in this case your expected rent is 7,000, but ध्यान रखना भाई ये मंथली है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ईयरली नहीं 9 मंथ्स, बिकॉज यहां पर जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपके पास 9 मंथ्स के लिए था। इन दैट केस योर एक्सपेक्टेड रेंट इज 7,000 इंटू 9 दैट इज 63,000। तो मेरे पास सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है, वेकेट रेंट है एंड एक्सपेक्टेड रेंट है। अब क्या करेंगे सर? अब एक बार याद करो हमने पढ़ा क्या था। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है दैट प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, इन दैट केस सर अपने को चेक करना है क्या AR प्लस VR इज मोर देन और इक्वल टू ER। क्या आपका एक्चुअल रेंट एंड वेकेटेड रेंट एक्सीड्स or equal to expected rent? In that case your GAV will be actual rent. But if your actual rent plus vacated rent is less than ER, that is your expected rent, अगर आपका actual rent and vacated rent is less than expected rent, in that case your GAV is
ER, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। सर यहां पर जो अपना नॉर्मल प्रोविजन रहता है ना, नॉर्मल प्रोविजन अपना क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रेंट और AR, that is expected rent and actual rent received and receivable whichever is higher that will be your GAV। सर वो प्रोविजन इधर एप्लीकेबल नहीं होता सर, इधर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। अब सर हमारे सिचुएशन में क्या सिचुएशन, हमारे सिचुएशन में सर इनमें से कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, चेक करते हैं। सर AR अपना है 21,300 प्लस VR दैट इज 42,600, टोटल करेंगे ये आ रहा है 63,900 which exceeds your expected rent of 63,000। in that case what will be our GAV? sir our GAV is equal to actual rent, our GAV is equal to actual rent received and receivable of 21,300। अब सर ये आ गया अपना GAV। अब GAV से मुझे लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड। एक बार मैं GAV से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर दूं, आई विल गेट माई NAV दैट इज 21,300 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड है अपना सर 8,090। तो मेरा NAV आ रहा है 13,210। सो इन दैट केस ऑप्शन A इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, what would be the income or loss under the head income from house property in the hand Mr. गणेश? मिस्टर गणेश के हाथ में इनकम और लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी सर कितना आने वाला है? सर तीनों प्रॉपर्टी का NAV हमने कैलकुलेट कर लिया क्या? सर तीनों प्रॉपर्टी का NAV अपने ऐड कर लेते हैं, वहां से सर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, और अगर कोई इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट वो पे कर रखे हैं अपने हाउसिंग लोन के ऊपर, अगर उसका डिडक्शन उन्हें मिलने वाला है सर वो भी लेस कर देंगे। ठीक है सर, तीनों प्रॉपर्टी एक बार ऐड कर लेते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। चलो सो तीनों प्रॉपर्टी का NAV अगर मैं ऐड कर लूं, सर थाने का तो नील है 0, जयपुर वाला सर 13,210, रतलम वाला 95,091। सर टोटल आ गया आपका 1,08,301। अब सर यहां से सबसे पहले 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लेते हैं। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ रहा है 32,490। सर ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका चला गया। अब सर यहां से अपने को लेस करना है इंटरेस्ट। सर कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? सर ये जो थाने वाला आपका फ्लैट है ना सर, एक तो वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई हो रखा है, बट कोई बात नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाई हो रखा है तो क्या हुआ सर, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिल ही सकता है अप टू 2 लाख, क्योंकि वो ऑप्ट आउट कर रखा है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है अभी। सो सर 2 लाख का तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना चाहिए। बट भाई ये थाने वाले फ्लैट के लिए जो लोन वो ले रखा है ना, वो लोन फुल्ली सेटल हो चुका है इन 2021। सो फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन सच लोन, दैट्स व्हाई नो इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर दिस थाने वाला फ्लैट। अब आते हैं सर जयपुर वाला फ्लैट। अब जो जयपुर वाला फ्लैट उसका था ना सर, फॉर दिस जयपुर प्रॉपर्टी ही हैज पेड ए इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 43,500। तो ये एंटायर 43,500 का डिडक्शन उसे मिलेगा। नेक्स्ट सर, फॉर दिस रतलम हाउस ही हैज पेड ए इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 3,96,300। सर मैक्सिमम इंटरेस्ट का तो डिडक्शन 2 लाख मिलता है ना? नहीं भाई, वो तो SOP प्रॉपर्टी के लिए रहता है, ये आपका LOP प्रॉपर्टी है। सर LOP एंड DLOP प्रॉपर्टी के लिए आप जितना इंटरेस्ट आपका एक्रिव हो रखा है हाउसिंग लोन के ऊपर, एंटायर इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। सो यहां पर एंटायर 3,93,300 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो जयपुर वाले हाउस के लिए 43,500 प्लस ये रतलम वाले हाउस के लिए 3,96,300, टोटल इंटरेस्ट का जो उसे डिडक्शन मिलेगा दैट इज 4,39,800। 4,39,800। so what is the loss? 1,08,301 less 32,490 less 4,39,800, that is loss of 3,63,989, loss of 3,63,989. So your option D is correct. Next, how much amount will be carried forward as loss from house property for subsequent assessment year 27-28? Sir, assessment year
26-27 में उसका हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना है सर? उसका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 3,63,989। अब यहां से कितना हाउस प्रॉपर्टी लॉस उसे कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 27-28 में लेके जाना है सर? आउट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी लॉस मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट हो सकता है अंडर इनकम इन एनी अदर हेड। सर ये जो आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस आया है 3,63,989, आउट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी लॉस मैक्सिमम 2 lakhs हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। उसका सैलरी हेड में इनकम है, सैलरी हेड में जो इनकम है उस सैलरी हेड के इनकम के साथ मैक्सिमम में 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। तो 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर सैलरी हेड में मेरा एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, रिमेनिंग जो आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है दैट इज 1,63,989 will be carried forward to next assessment year 27-28. So your option B is correct. Next, what would be the amount of capital gain chargeable to tax in the hand of Mr. Ganesh during the previous year 25-26? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है। ओके, लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा देखते हैं। लॉन्ग टर्म ही होगा बिकॉज, अच्छा एक सेकंड, कैपिटल गेन किसकी बात कर रहा है यार? कौन सा कैपिटल गेन भाई? ये जयपुर वाला प्रॉपर्टी जो वो सेल नहीं किया था 1 Jan 2026 को, 1 Jan 2026 को जयपुर वाला प्रॉपर्टी वो सेल किया 90 लाख में। अब यहां से उसे कितना कैपिटल गेन हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये अपने को डिटरमाइन करना है। सर ये जयपुर वाला प्रॉपर्टी वो खरीदा कब था? जयपुर वाला प्रॉपर्टी सर खरीदा था वो 2019 को, सेल कर रहा है वो 2026 को। ऑब्वियस सी बात है सर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है। सर अगर आप एक लैंड और बिल्डिंग को सेल करते हो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 2 years, इन दैट केस सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। बट अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड करता है 2 years, इन दैट केस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। सो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? सर बेचे कितने में है सर? 90 लाख में बेचे हैं। खरीदे कितने में थे सर? खरीदे थे सर इसको 62 lakhs में, और अपना एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दे रखा है वो इंटीरियर में जो खर्चा हुआ था 10 lakhs। सो खरीदे थे सर 62 में, एंड अपना इंटीरियर में जो अपना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगा है दैट इज 10 lakhs। सो आफ्टर रिड्यूसिंग दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपका फिगर आ रहा है दैट इज 90 less 62 less 10 that is 18 lakhs. This 18 lakhs is your long term capital gain. अब बात ये है सर, सर यहां पर अपने इंडेक्सेशन नहीं करेंगे सर? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है सर, इंडेक्सेशन तो यहां पर हो सकता है सर। इंडेक्सेशन तभी होगा अगर सर 3 कंडीशन कंप्लाई होता है। सर पहला कंडीशन जो अपना एसएससी है ना सर वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा वो ट्रांसफर कर रहा है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को, देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर हो रहा है, एसएससी अपना इंडिविजुअल है। अच्छा सर थर्ड कंडीशन ये था, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड हैव बीन एक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024। यस सर इसको तो एक्वायर किया गया है 2019 को। सर तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है इन दैट केस सर क्या मुझे यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहिए? वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन नहीं ले सकता भाई। इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसके पास अवेलेबल जरूर है, बट ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसके पास अवेलेबल है वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स, नॉट वाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन। सो जब टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा तब भाई वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है, और अगर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेता है उसे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट यहां पर हम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। इन दैट केस no indexation is allowed, so your long term capital gain is 18 lakhs। लेकिन सर और एक पॉइंट है सर, ये जो उसे 18 lakhs का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ सर वो 15 लाख इन्वेस्ट कर रखा है आरईसीएल बॉन्ड में। सर अगर 15 लाख वो आरईसीएल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है सर, वो 54 सीरीज का जो हम एक सेक्शन पढ़े थे सर, वो सेक्शन के हिसाब से उसे 15 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए उसके हाथ में। हाँ भाई बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो तो जाना चाहिए, बट एक दिक्कत है, एग्जेम्प्ट तब होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट तब होता अगर वो ये 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट
किया होता विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट किया होता तभी उसे 15 लाख का एग्जाम्पशन मिला होता। इन्वेस्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड था वहां पर 6 months का, क्या वो 6 months का टाइम पीरियड कंप्लाई हुआ है? नहीं हुआ है। आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 Jan 2026। सो यहां से अगर मैं 6 months कैलकुलेट करूं, इट इज 1 जुलाई 2026। बट वो इन्वेस्ट कब कर रखा है? 10 अगस्त 2026। हेंस दिस इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हेंस दिस 15 lakhs इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी अलाउड एज एग्जाम्पशन। दैट्स व्हाई सो entire long term capital gain of 18 lakhs will be taxable. Long term capital gain 18 lakhs. What would be the gross total income of Mr. Ganesh for assessment year 26-27? assessment year 26-27 के लिए Mr. गणेश का क्या ग्रॉस टोटल इनकम होने वाला है? सर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सर उसका इनकम क्या क्या था? सर एक तो था सैलरी था उसका सर 22,50,350, 22,50,350 का जो उसका सैलरी इनकम है। सर वहां से अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेते हैं 50,000 का। सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, बिकॉज यहाँ पर जो अपना एसएससी है वो ओल्ड रिजीम में है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका सैलरी हेड में इनकम आ रहा है 22,350। अब सर ये सैलरी हेड के इनकम के साथ मैं एडजस्ट करने वाला हूं हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो 2 लाख का लॉस था। 2 लाख का लॉस हमने एडजस्ट किया था और बाकी जो रिमेनिंग लॉस है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। सो ये लॉस मैं एडजस्ट करने वाला हूं। ये लॉस एडजस्ट करने के बाद आपका कितना सैलरी इनकम बच जाता है? 20,350। तो सैलरी हेड का जो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है आफ्टर रिड्यूसिंग योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर सेटअप ऑफ योर लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 20,350। अब सर और एक उसका इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख करके। अब इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल हो गया आपका 20,350 प्लस 18 लाख, दैट इज 38 lakhs 350। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्यान रखना भाई, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, यहां से कोई डिडक्शन वगैरह माइनस मत कर लेना। हालांकि उसे एक डिडक्शन मिलेगा, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। सर एटीसी में किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? हाउसिंग लोन का जो वो रिपेमेंट किया है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट का डिडक्शन एटीसी में उसे मिलेगा। बट वो डिडक्शन में माइनस नहीं करने वाला, बिकॉज डिडक्शन माइनस करने के बाद जो फिगर मिलेगा दैट इज टोटल इनकम। मुझे पूछा है ग्रॉस टोटल इनकम, हेंस योर ग्रॉस टोटल इनकम इज 38,350। सो योर आंसर्स आर A, D, B, B, D. A, D, B, B, D. With this, case scenario 9 is complete. Next मिलते हैं case scenario 10 में. Thank you.